मैं एसएन रावल एक बार फिर नए नव वर्ष में पहली क्लास के साथ आ गया हूँ दोस्तों। और जैसा कि अपना BSTC थर्ड टेस्ट पेपर हो चुका है, उसका सोल्यूशन मैं आज करवा रहा हूँ दोस्तों। तो यदि आप YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और ये जो नव वर्ष है, आगामी जो वर्ष है, नया जो साल है, ये आपके जीवन में सभी प्रकार से खुशियाँ प्रसन्नताएं लाए दोस्तों। इसमें आप ईश्वर से कामना करता हूँ और साथ में ईश्वर से ये भी कामना करता हूँ कि वो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं क्लास हमारी और शुरुआत करते हैं शिक्षण की रुचि की क्वेश्चन से। देखिए शिक्षण की रुचि की क्वेश्चनों से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना स्क्रीन पे देखिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाल्य अवस्था में बालकों की दोस्ती का केंद्रीय बिंदु है। बाल्य अवस्था में बालकों की दोस्ती का केंद्र बिंदु है, यानी कि बाल्य अवस्था में जब बच्चा दोस्ती करता है तो वो क्या सोचता है, क्या आधार वो अपनाता है दोस्ती करने के लिए। पहला ऑप्शन देखिए, बौद्धिक एवं शैक्षिक स्तर पर समानता। नहीं, क्योंकि बच्चे में इतनी समझ नहीं होती। क्यों? बच्चा बाल्यावस्था में बच्चा ये नहीं देखता कि ये मेरी इसका IQ लेवल जो है वो मेरे बराबर है या नहीं है, या ये मेरे बराबर पढ़ा लिखा है या नहीं है। ठीक है, वो किसी से भी दोस्ती कर लेगा, तो ये तो ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, सामाजिक स्तर पर समानता। नहीं, अमीरी गरीबी में भी वो विश्वास नहीं करेगा। बाल्यावस्था में बच्चा इतना वो नहीं होता, अमीरी गरीबी में विश्वास नहीं करेगा, तो ये भी आधार गलत हो गया। परिवार और मित्रों के साथ आदान प्रदान, ये सही हो जाएगा, क्योंकि परिवार और मित्रों के साथ आदान प्रदान का मतलब यह है कि जिन जिन लोगों से उसका संपर्क होगा, बातचीत करेगा, मिलेगा जुलेगा, उन सबके साथ वो क्या करेगा, दोस्ती करेगा। सहभागिता नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों स। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, 52 पे देखिए, बात करें। देखिए कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं है, कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं है। तो दोस्तों देखिए, नियोजन बिल्कुल है, पढ़ाने से पहले योजना बनाता है शिक्षक, शिक्षण वो करवाता है, बिल्कुल है। निर्देशन, शिक्षक के निर्देशन में बच्चे बहुत सारी क्रियाएं सीखते हैं, कार्य करते हैं, तो ये भी है। बजट बनाना, ये नहीं है दोस्तों, बजट बनाना नहीं है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, यानी कि मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि इसमें हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा बजट बनाना, क्योंकि बजट बनाने का काम शिक्षक नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन का निकट संबंध होता है। यानी कि एक शिक्षक छात्र का जब मूल्यांकन करता है तो सबसे ज्यादा जो यूं कह सकते हैं कि किसको टारगेट किया जाएगा, यूं कह सकते हैं कि मूल्यांकन किसका होगा। सीधी बात तो ये है, सीखने की क्रियाओं से नहीं, विषय वस्तु से, मूल्यांकन प्रगतियों से, उद्देश्यों से। देखो ये अपना सही हो जाएगा, मूल्यांकन का निकट संबंध होता है उद्देश्यों से। क्यों मूल्यांकन किया क्यों जाता है? मूल्यांकन इस वजह से किया जाता है कि बच्चे को जो मैंने सिखाया है या जिस उद्देश्य को लेकर के मैंने शिक्षण करवाया है वो उद्देश्य मुझे प्राप्त हुए कि नहीं हुए, उसके लिए क्या किया जाता है, छात्र का मूल्यांकन करवाया, छात्र का मूल्यांकन किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्या, हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या, हमारा ऑप्शन हो जाएगा उद्देश्यों से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पे देखिए, अधिगम में अभ्यास के नियम का आशय है। यानी कि अधिगम में अभ्यास का नियम जो कि थॉर्नडाइक ने दिया था, उसका क्या आशय होगा? किसी बात को बार बार रखना, नहीं रखना तो होगा ही, ठीक है। किसी बात को बार बार लिखना, हाँ ये हो जाएगा। किसी बात को व्यवहार में लाना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये भी गलत है, ये भी गलत है। किसी बात को बार बार लिखने से क्या होगा, अभ्यास होगा। बार बार लिखेगा तो वो फिर धीरे धीरे उसको लिखना सीख जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अपना देखिए 55 पे, कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए। यानी कि एक शिक्षक जब कक्षा में जाता है, एक शिक्षक कक्षा में जाता है तो संप्रेषण करता है, संवाद करता है, बच्चों से बातचीत करता है, तो उसे किस प्रकार की बातचीत करनी चाहिए? गैर विवरणात्मक करनी चाहिए? नहीं, गैर विवरणात्मक तो करनी नहीं है। ठीक है, गैर विवरणात्मक का मतलब ये है कि आप अपने विषय वस्तु से अलग हट करके संवाद करोगे, नहीं करेंगे। काल्पनिक भी नहीं करेंगे। तद अनुभूति ये होगा, तद अनुभूति अमूर्त नहीं होगा दोस्तों। अब तद अनुभूति का मतलब क्या होता
थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं। तद अनुभूति का मतलब क्या होता है दोस्तों, इस पर अपन चर्चा करते हैं। तद अनुभूति का मतलब होता है उस समय शिक्षक जो महसूस करेगा कि मुझे किस तरह का वार्तालाप, किस तरह की बातचीत शिक्षक बच्चों के साथ करनी है, किस तरह की बातचीत बच्चों के साथ करनी है, आवश्यकता किस प्रकार के संवाद की है, इस तरह से सोच विचार करके वो क्या करेगा, संवाद करेगा, और ये अनिवार्य रूप से होना चाहिए। हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों स 55 में। क्वेश्चन नंबर 56 की भी बात करते हैं। देखिए 56 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 पे देखिए, शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है। अच्छा, मान लीजिए दो वस्तुओं में आप क्या करना चाह रहे हो, तुलना करना चाह रहे हो, तो सबसे बढ़िया बात करेंगे कि सबसे बढ़िया अगर बात करें तुलनात्मक अध्ययन के लिए तो आप किसका उपयोग करेंगे, ये क्वेश्चन आपका है। ठीक है दोस्तों, देखिए, हाँ देखिए, शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है। इस क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा। शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है, यानी कि दो वस्तुओं में आप क्या करना चाहते हो, तुलना करना चाहते हो, तो रेखा चित्र के माध्यम से तुलना नहीं होती दोस्तों, ग्राफ के माध्यम से भी तुलना नहीं होती, मानचित्र के माध्यम से भी नहीं होती, तालिका के माध्यम से होती है। यानी कि मैं आपको बताना चाहता हूं, यानी कि आप कैसे एक तालिका बनाओगे, जैसे मान लीजिए ये अधिगम है, क्या है अधिगम, इधर लिख दिया शिक्षण, और दोनों में आप तुलनात्मक क्या कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, तो तालिका की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि तालिकाएं बना करके आप क्या कर सकते हो, तुलनात्मक अध्ययन करवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है एकल परिवार में, संयुक्त परिवार में, दोनों में, किसी में नहीं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, एकल परिवार में नहीं होती, संयुक्त परिवार में होती है। संयुक्त परिवार में सीखने की गति तीव्र क्यों होती है, इसका कारण यह है दोस्तों, क्योंकि संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, बुआ सब रहा करते हैं, तो कहीं ना कहीं सदस्यों से, इन परिवार के सदस्यों से बातचीत करने से, उनको देखने से बच्चा बहुत ज्यादा क्या करता है, सीखा करता है। इस वजह से संयुक्त परिवार में सामाजिक विकास की तीव्र गति होगी दोस्तों। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे देखिए, यदि कोई छात्र आपको अपने घर पर आमंत्रित करता है तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए आप कोई छात्र है जो आपको अपने घर पे आमंत्रित करता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, अवश्य जाएंगे, नहीं ये तो नहीं करेंगे, कंडीशन देखिए क्या बात है, माता पिता के बुलाने पर जाएंगे, मना कर देंगे, किसी अवसर विशेष होने पर ही जाएंगे, ये सही है, किसी अवसर विशेष होने पर ही जाएंगे। मान लीजिए कोई विशेष अवसर है, उसमें आप चले गए, उस समय बातचीत करके आ गए आप। बार बार अगर आप घर पे जाओगे, छात्र के घर पे जाओगे, तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा, कहीं ना कहीं ये आपके सम्मान में क्या आएगी, फिर कमी आएगी दोस्तों। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 59 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित गुणों के समूह में से कौन सा शिक्षक के लिए उपयोगी है। देखिए कौन सा उपयोगी होगा, बात करते हैं, निम्नलिखित गुणों के समूह में से कौन सा शिक्षक के लिए उपयोगी है। ईमानदारी, ईर्ष्या, ज्ञान। देखो ईमानदारी तो जरूरी है, ईर्ष्या जरूरी नहीं, ईर्ष्या तो गलत है, इसी वजह से ऑप्शन तो गलत हो गया। ज्ञान, संयम, विवेक, हाँ ये हो सकता है। सहनशीलता ये भी हो सकती है। करुणा, प्रभुत्व, प्रभुत्व गलत, प्रभुत्व नहीं, प्रभुत्व तो क्या है कि अधिकार थोड़ी जमाना है शिक्षक को, बच्चों पर अधिकार थोड़ी जमाएगा वो, नहीं प्रभुत्व नहीं है। क्षमा, क्रोध, क्रोध की वजह से ये भी गलत हो गया। सम और सहयोग तो सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा ज्ञान, संयम और विवेक। यानी शिक्षक के लिए ज्ञान का होना जरूरी है, क्योंकि ज्ञान ही नहीं होगा तो बच्चों को देगा क्या। दूसरी बात संयम, संयम, अनुशासन जरूरी है, संयम जरूरी है, धैर्य जरूरी है शिक्षक के लिए, और विवेक तो जरूरी है सही कि कौन सी कंडीशन में किस प्रकार से मुझे पढ़ाना है, क्या करना है, सोचना विचारना, विवेक ये जरूरी है। यानी कि हमारा ऑप्शन जो है वो दोस्तों हो जाएगा ब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेतृत्व के गुणों का विकास बालकों में इसलिए किया जाता है क्योंकि वे आगामी जीवन में श्रेष्ठ नेतृत्व करें, हाँ ये भी हो सकता है। व्यक्तित्व का विकास कर सके, मित्रता की भावना बढ़ा सके, समाज को समझ सके। तो दोस्तों वैसे तो बात अपन करें, लेकिन सबसे बढ़िया आंसर अपना होगा व्यक्तित्व का विकास कर सके। ठीक है ना, ये सबसे बड़ा ऑप्शन होगा, नेतृत्व के गुणों का विकास इसी वजह से बच्चों में किया जाता है ताकि वो क्या उनके व्यक्तित्व का क्या हो सके, विकास हो सके। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पे आइए, प्रौढ़ शिक्षा। देखिए प्रौढ़ शिक्षा की बात करते हैं। हाँ,
प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य है। क्वेश्चन देखिए आप, प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य है। तो दोस्तों देखिए, प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य है आर्थिक विकास, सभ्यता का विकास, साक्षरता, राष्ट्र का विकास। तो दोस्तों हम बात करें प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य क्या है, आर्थिक विकास है, क्या है, सभ्यता का विकास है, साक्षरता है, राष्ट्र का विकास है। अब बात अपन करें प्रौढ़ शिक्षा से क्या होगा, राष्ट्र का विकास होगा। और जब राष्ट्र का विकास कब होगा, जब नागरिक साक्षर होंगे। और दूसरी बात क्या है कि देखो दोस्तों, आर्थिक विकास भी कहीं ना कहीं शिक्षा से होता ही है, क्योंकि शिक्षा मिलेगी तो कहीं ना कोई अच्छा रोजगार करेगा, सभ्यता का विकास होगा, साक्षरता होगा। तो ये सारे जो है वो राष्ट्र के विकास में उपयोगी होंगे। इस वजह से अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, राष्ट्र का विकास हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, परिवार एक साधन है औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, निरौपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का। यानी कि बात करते हैं दोस्तों, बात करें औपचारिक शिक्षा जो परिवार में दी जाती है, अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा जो विद्यालय में दी जाती है। ये तो विद्यालय वाली है, कौन सी, औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा ये परिवार में दी जाती है दोस्तों। निरौपचारिक शिक्षा जैसे अपन ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त करते हैं। दूरस्थ शिक्षा मतलब पत्राचार वगैरह के माध्यम से। यानी कि हमारा इसमें से ऑप्शन जो है, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें क्या, हमारा आंसर होगा दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा। क्या हो जाएगा, अनौपचारिक शिक्षा हो जाएगा। परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का क्या है, साधन है। औपचारिक शिक्षा में तो जो औपचारिक शिक्षा का मतलब होता है क्लास में जो शिक्षा दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उस नेता को हाँ देखिए, उस नेता को अच्छा माना जाता है जो समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करे। पहला ऑप्शन, समूह की जरूरतों की पूर्ति करे, समूह की सेवा करना, समूह की सदैव प्रशंसा करना। तो दोस्तों देखो, समूह की सदैव प्रशंसा तो नहीं करेगा, समूह की सेवा कर सकता है, लेकिन हमेशा सेवा को भी नहीं कह सकते कि वो हमेशा सेवा ही करेगा। ठीक है, समूह की जरूरतों की पूर्ति करें, समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करें। अब दोस्तों मेरी बात सुनो आप, इसमें क्या है कि पहले वाला जो आंसर है समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करें, तो समूह के प्रेरक संतुष्ट कब होंगे, जब समूह की जरूरतों की पूर्ति होगी। समूह यानी कि कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 63 है, इसमें से अ और ब दोनों में से एक आंसर अपना है, लेकिन ब की अपेक्षा अ सही है, क्योंकि समूह की जरूरतों की पूर्ति होगी ना, तो प्रेरक अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। इस वजह से हमारा आंसर क्या होगा, समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करें, ये होगा। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया के तहत आश्रित चर है। आश्रित चर आपको अच्छी तरह से पता है, चर कितने होते हैं दोस्तों, 3 होते हैं, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। शिक्षक स्वतंत्र चर है, आपको अच्छी तरह से पता है कौन सा चर है, ये स्वतंत्र चर। ठीक है, शिक्षक स्वतंत्र चर है। छात्र क्या है, आश्रित चर है, कौन सा, आश्रित। और पाठ्यक्रम 2 बार दे रखा है, एक ही बार देख लीजिए। पाठ्यक्रम क्या होगा, पाठ्यक्रम होता है मध्यस्थ चर। क्या होता है, मध्यस्थ चर, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, श। शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए, यानी कि आप शिक्षक को, आप बच्चों को क्या करवा रहे हो, शिक्षण करवा रहे हो, तो उस समय आपकी योजना पद्धति कैसी होनी चाहिए, प्रोजेक्ट केंद्रित होनी चाहिए क्या, नहीं। पुस्तक केंद्रित भी नहीं होगी, शिक्षक केंद्रित नहीं होगी, क्योंकि पढ़ना किसको है, बच्चे को पढ़ना है, तो क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। और हमारी राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि वर्तमान में शिक्षा किसी बाल केंद्रित है, इस वजह से शिक्षण जो योजना है वो भी क्या होनी चाहिए, बाल केंद्रित ही होनी चाहिए। तो दोस्तों बात अपन करते हैं, यहां से देखिए बात करें तो हमारा आंसर इसमें तो स है, और इसमें भी क्या है, श है। वो कारक जो व्यक्ति में कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है या घटाता है, जिससे कार्य करने की इच्छा उत्पन्न होती है, ज्यादा होती है और कम होती है, तो कौन सा कारक हो जाएगा दोस्तों, अधिगम तो होता नहीं, क्योंकि अधिगम का अर्थ होता है सीखना, स्वधारणा नहीं। अभिप्रेरणा अपना आंसर है। अभिप्रेरणा बात अपन करते हैं, अभिप्रेरणा ही क्या करती है, व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित करती है ना। सीखने की इच्छा कम होती है, ज्यादा होती है, किसकी वजह से, अभिप्रेरणा की वजह से। अगला क्वेश्चन देखिए, सृजनात्मकता का प्रारंभ कौन सी अवस्था में, सृजनात्मकता का प्रारंभ
सृजनात्मकता का प्रारंभ कौन सी अवस्था से हो जाता है? तो दोस्तों बात करें, देखिए शैशवावस्था से नहीं होता दोस्तों, बाल्यावस्था से शुरुआत हो जाती है किसकी? सृजनात्मकता की। आपको अच्छी तरह से पता है, यानी कि जब बच्चा बाल्यावस्था में पहुंचता है, यानी कि 6 वर्ष की उम्र जब प्राप्त कर लेता है, 6 वर्ष से वो 12 वर्ष के बीच में बाल्यावस्था होती है। ये ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चा क्या करता है दोस्तों, कुछ नए नए काम करने की शुरुआत कर देता है। जैसे मान लो बहुत सी बार क्या करता है कि उसके हाथ में मतलब कोई ईंट का टुकड़ा भी है तो उसे वो गाड़ी बना करके क्या करने लग जाता है, खेलने लग जाता है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि सृजनात्मकता का प्रारंभ बाल्यावस्था से होता है। गृह कार्य पूर्ण करने की नियमित आदत छात्रों को बनाती है विश्वस्त, बोझमुक्त, नीरस, स्वतंत्र। विश्वस्त बनाती है दोस्तों, विश्वास करने योग्य, यानी कि गृह कार्य यदि छात्र पूरा कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी को समझने लग गया है, तो विश्वस्त हो जाएगा। बालक के उन्नपनीय नहीं है दोस्तों, यहाँ पर बालक के उन्नयन है। बात अपन करते हैं, देखो बात करें इसकी, थोड़ा सा देखिए, बड़ा भी कर लेते हैं, थोड़ा सा देखिए। हाँ, अब देखिए आप बालक के उन्नयन, ये उन्नयन है दोस्तों, ये क्या है यहाँ पर? उन्नयन है, उन्नयन। बालक के उन्नयन व विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है अच्छी पुस्तकों की, हो सकती है, भव्यशाला भवन की, ये तो गलत है, ये तो होगा ही नहीं। समर्पित शिक्षक की, ये भी सही है। उत्तम क्रीड़ा स्थल की, हाँ ये भी सही है, लेकिन सबसे ज्यादा सही यही है समर्पित शिक्षक की। बालक के विकास में, उन्नयन में किसकी सबसे ज्यादा भूमिका होती है? समर्पित शिक्षक की होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? यानी कि सृजनशीलता की विशेषता कौन सी नहीं है? सीधी सीधी बात है, तो दोस्तों अनुशासन नहीं है, बाकी मौलिकता, लचीलापन, धारा प्रवाहिता, ये सभी है। यानी कि हमारा ऑप्शन अगर बात करें तो हमारा ऑप्शन इसमें से क्या होगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों अनुशासन। ठीक है। बालक के सीखने की पहचान आप कैसे करेंगे? यानी कि बच्चा सीख रहा है, इसकी पहचान आप कैसे करोगे, कैसे पता करोगे? तो बालक के सीखने की पहचान आप कैसे करेंगे दोस्तों? पहला ऑप्शन देखिए, अक्सर उसका अक्सर ज्ञान देख करके नहीं, उसके व्यवहार में परिवर्तन देख करके, उसके प्रश्न उत्तर सुन करके, उसकी लिखित परीक्षा लेकर के। दोस्तों बात करें सीखने का मतलब ही क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो सीधी बात है हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। यानी कि बच्चा सीखेगा तो हमेशा हमेशा के लिए सीखेगा, ऐसा नहीं है। मान लो कि जैसे उसने गिनती लिखना सीख लिया तो वो ऐसा थोड़ी कि बाद में भूल जाएगा, तो उसके व्यवहार में क्या होगा? परिवर्तन होगा। अच्छा, इसी के आधार पर हम पता कर सकते हैं कि बालक सीखा है कि नहीं सीखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, समायोजन की प्रक्रिया है। समायोजन की प्रक्रिया है, किस प्रकार की प्रक्रिया है दोस्तों? स्थिर है, गतिशील है, मानसिक है, स्थानापन्न है। तो दोस्तों हमारा आंसर ये हो जाता है। समायोजन का मतलब ये होता है कि स्थानापन्न का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जो असफलता अपने को मिली है, और मान लीजिए एक फील्ड में अपने को असफलता मिल गई, दूसरे में सफलता मिल गई, तो कहीं ना कहीं हम जो सफलता मिली है उससे क्या कर लेंगे? असफलता की पूर्ति कर लेंगे। तो एक तरह से ये समायोजन हो गया, स्थानापन्न हो जाएगा। शिक्षक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह रहता है? अभिभावकों के प्रति रहता है, प्राचार्य के प्रति रहता है, शासन के प्रति रहता है, समाज और छात्रों के प्रति। सबसे ज्यादा ऑप्शन ये सही है, समाज और छात्रों के प्रति शिक्षक क्या रहेगा? हमेशा जवाबदेह रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 86 है शैक्षिक प्रौद्योगिकी। यहाँ पर प्रौद्योगिकी है दोस्तों, ठीक है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के फलस्वरूप शिक्षक का कार्य हो गया है। आंसर है ये पहला ऑप्शन। देखिए बात करते हैं, थोड़ा सा देखिए, हाँ देखिए बात करते हैं यहां से। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के फलस्वरूप शिक्षक का कार्य वैज्ञानिक हो गया है, सरल हो गया है, वैज्ञानिक हो गया है, सरल हो गया है, या फिर बात करते हैं, या फिर इसका और ऑप्शन देखते हैं। इधर देखिए, कठिन हो गया है या बढ़ गया है, क्या होगा? तो दोस्तों बात करें किस पर? बात करते हैं कि जब से शिक्षण में प्रौद्योगिकी का उपयोग होने लगा है, तब से
शिक्षक का कार्य वैज्ञानिक हो गया है। वैज्ञानिक का मतलब है कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का वो प्रयोग कर रहा है और प्रयोग करने से वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसका क्या हो चुका है, बन चुका है, किसका, शिक्षक का। और आपको पता है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान का मतलब विज्ञान जहां पर जुड़ गया, इसका मतलब उसमें भविष्यवाणी वगैरह की जा सकती है, तो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक हो गया है, किसका कार्य, शिक्षक का कार्य। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 75 की तरफ देखिए, 75 क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, सीसीई में कितने समेटिव असेसमेंट किए जाने का प्रावधान है। अच्छा, बात अपन करते हैं सीसीई में कितने समेटिव असेसमेंट किए जाने का प्रावधान है। तो आपको अच्छी तरह से पता है दोस्तों, सीसीई में दो प्रकार के मूल्यांकन होते हैं। एक तो होता है क्या नाम है, रचनात्मक मूल्यांकन, और एक होता है योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों, तो सीसीई में कौन सा पूछा है, समेटिव पूछा है, समेटिव असेसमेंट किए जाने का प्रावधान, यानी कि योगात्मक पूछा है, तो कितना आंसर हो जाएगा, 2। साल भर में 2 होते हैं, जबकि रचनात्मक मूल्यांकन कितने होते हैं, 4 होते हैं। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है मॉडलिंग में, नहीं, अनुकरण में, नहीं, अभिसारी चिंतन में, नहीं, अपसारी चिंतन में, क्योंकि सृजनात्मक बालक सृजनात्मक जो बालक होता है वो अपसारी चिंतन करता है, यानी कि उसके सोचने का जो तरीका होता है, विचारने का जो तरीका होता है, विस्तृत होता है। अच्छा, भाषा किसका माध्यम है, भाषा किसका माध्यम है, वैचारिक स्तर का, सहज अभिव्यक्ति का, पारस्परिक अच्छे संबंधों का, सामाजिक आदान प्रदान का। तो दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है भाषा किसका माध्यम है, सहज अभिव्यक्ति का। सहज अभिव्यक्ति का मतलब है मेरे जो भाव है, मेरे जो विचार है, मैं भाषा के माध्यम से क्या कर दूंगा, अभिव्यक्त कर दूंगा, प्रकट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 78 पे देखिए, अधिगम की सफलता का प्रमुख आधार है, अधिगम की सफलता का प्रमुख आधार है। तो क्वेश्चन नंबर 78 पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 78 को देखिए, बात करते हैं। हाँ देखिए, अधिगम की सफलता का प्रमुख आधार है प्रशंसा, नेतृत्व, पुरस्कार, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। तो दोस्तों देखिए, वैसे तो प्रशंसा, नेतृत्व, पुरस्कार कहीं ना कहीं इनको भी अपन आधार मान सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो आंसर है अपना वो है लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। जब तक छात्र के मन में लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी, तब तक अधिगम नहीं होगा। ठीक है, देखिए, द कंडीशन ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक किसने लिखी। तो दोस्तों ये तो क्वेश्चन क्या है कि एक तरह से फैक्ट वाले हैं, तो रॉबर्ट गेने की ये पुस्तक है। एक अध्यापक का अनिवार्य व्यक्तित्व संबंधी गुण है उच्च नैतिक चरित्र, छात्रों से प्रेम, शारीरिक और मानसिक स्वच्छता, आलोचनात्मक दृष्टिकोण। मौन नहीं है दोस्तों, ये कोण है, कोण। ठीक है, हाँ, दृष्टिकोण बात करते हैं। देखिए, आलोचनात्मक दृष्टि कोण है यहाँ पे। ठीक है, तो एक अध्यापक का अनिवार्य व्यक्तित्व संबंधी गुण उच्च नैतिक चरित्र होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के सामने यूं कह सकते हैं कि शिक्षक जो होता है वो बच्चों के लिए एक आदर्श होता है। बच्चे उससे बहुत कुछ सीखा करते हैं, उच्च नैतिक चरित्र होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रशंसा और निंदा दो ऐसी प्रेरणाएं हैं जो बालक में वृद्धि करती है, अनुशासन की बिल्कुल करती है। शरीर की, सामाजिक प्रेरणा की, उपयुक्त सभी की। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आज होगा उपयुक्त सभी होगा। क्यों होगा, चर्चा करते हैं। देखिए, प्रशंसा और निंदा के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, बच्चे को अनुशासन सिखा सकते हो। ठीक है, सामाजिक प्रेरणा भी उसे मिलेगी प्रशंसा और निंदा से। और शरीर में अपन बात करें कि क्या होता है कि जब बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार होता है, उसको प्रसन्न रखा जाएगा, है ना, तो कहीं ना कहीं वो शरीर को भी प्रभावित करता है, क्योंकि मानसिक विकास, शारीरिक विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो इसमें उपयुक्त सभी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक होने के नाते असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा। क्या होगा दोस्तों, एक शिक्षक होने के नाते असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, बताइए, कैसा होना चाहिए भाई, कैसा होना चाहिए। अच्छा देखिए, हाँ, बात अपन करते हैं। देखिए, एक शिक्षक होने के नाते असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। असामाजिक लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए दोस्तों,
सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, भेदभावपूर्ण तो नहीं होगा, ये तो गलत चीज है। हाँ, समानता का कर सकते हैं, सुधार का हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण है। अगर आप असामाजिक लोगों से सहानुभूति रखोगे तो कहीं ना कहीं उनमें क्या हो सकता है, सुधार किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार अपना उनके साथ होना चाहिए। सृजनात्मक उत्तरों के लिए जरूरी है, यानी कि अपन बात करते हैं, देखिए सृजनात्मक उत्तरों के लिए जरूरी है प्रत्येक शिक्षण एवं प्रश्न नहीं, विषय वस्तु आधारित प्रश्न, ये मुक्का उत्तरी वाले प्रश्न नहीं है दोस्तों, यहाँ पर है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, और ये अपना सही हो जाएगा, क्योंकि मुक्त उत्तर में क्या होता है, छात्र जो होता है वो स्वतंत्र होता है सोचने विचारने के लिए, अपने मन के विचार प्रकट करने के लिए, इस वजह से और सृजनात्मकता का विकास करने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाने चाहिए छात्रों से। अगला क्वेश्चन देखिए, छात्रों में नैतिक मूल्य किस प्रकार उत्पन्न किए जा सकते हैं? पाठ्यक्रम के साथ नैतिकता संबंधित करके, महान व्यक्तियों की जीवन गाथा गाकर हो सकता है, सुबह के प्रार्थना सत्र द्वारा, नैतिक मूल्य पर केंद्रित फिल्म दिखाकर। नहीं दोस्तों, पाठ्यक्रम, इन चार ऑप्शन में से सबसे बढ़िया ऑप्शन यही है, पाठ्यक्रम के साथ नैतिकता संबंधित करके, यानी कि पाठ्यक्रम मतलब विषय वस्तु, चैप्टर जो है, किताबें जो हैं, उन किताबों में जो विषय वस्तु दी गई है उनको आप नैतिकता से संबंधित करके पढ़ाएंगे, या उनमें नैतिकता संबंधी विषय वस्तु भी अगर आपकी किताबों में है तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बच्चों के अंदर नैतिक मूल्य का विकास कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उस नेता को अच्छा माना जाता है, उस नेता को अच्छा माना जाता है जो समूह के प्रेरणा को, प्रेरणा नहीं है दोस्तों, ये यहां पर है प्रेरकों, प्रेरणा नहीं है, यहां पर है प्रेरकों, समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करे, समूह के प्रेरकों को असंतुष्ट करे, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो दोस्तों आंसर ये होगा, समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करना पड़ेगा। हाँ, आप नेता हो तो आपके जो अनुयायी हैं वो संतुष्ट रखने पड़ेंगे, आप शिक्षक हो तो छात्र आपको संतुष्ट रखने पड़ेंगे, उनकी जो जिज्ञासा है वो शांत करनी पड़ेगी आपको। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 86 पे देखिए, बात करते हैं, देखिए अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों, ठीक है, अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से बालक, अनुपयोगी, हाँ, अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से बालक द्वारा कलात्मक वस्तु का निर्माण करना क्या दर्शाता है? तो दोस्तों देखिए पहला ऑप्शन देखिए, सृजनशीलता को दर्शाता है, अधिगम को दर्शाता है, शिक्षण को दर्शाता है, या उपयुक्त सभी को दर्शाता है। तो दोस्तों अपन बात करते हैं कि कोई भी बच्चा टूटी फूटी वस्तुओं से अगर वो नव निर्माण करता है, कुछ नया बनाता है, इसका मतलब उसके अंदर क्या है, सृजनशीलता है। शिक्षा जीवन का अंग है, कथन किसका है, जॉन डीवी साहब का है। दोस्तों ये परिभाषाएं तो क्या होती है दोस्तों, याद करनी पड़ती है। तो शिक्षा जीवन का अंग, ये कथन जॉन डीवी साहब का है। नेता होना चाहिए, नेता कैसा होना चाहिए दोस्तों, बात करें, पहला ऑप्शन बहिर्मुखी व्यक्तित्व होना चाहिए, अंतर्मुखी व्यक्तित्व होना चाहिए, दोनों होने चाहिए, कोई नहीं। तो पहली बात तो अपन करें दोस्तों, ये भी टाइपिंग मिस्टेक है, ये भी गलत है, अंतर्मुखी भी गलत लिखा हुआ है, बहिर्मुखी भी गलत लिखा हुआ है। पहले तो मैं आपको आंसर बता दूं, आंसर क्या है, आंसर अपना होगा इसमें बहिर्मुखी व्यक्तित्व, क्या होगा, बहिर्मुखी व्यक्तित्व होगा, ठीक है। और शुद्ध अगर आप लिखना चाहो तो दोस्तों इस तरह लिखा जा सकता है, बहिर्मुखी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अंतर्मुखी हो जाएगा, ये लो इस तरह से, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं, बहिर्मुखी होगा। सृजनशील बालकों की विशेषता है, सृजनशील जो बालक होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है, प्रबल जिज्ञासा होती है, हो सकता है, अभिसारी चिंतन होता है, नहीं, अभिसारी चिंतन तो नहीं होगा, ये तो गलत है ऑप्शन। रटने द्वारा सीखने की क्षमता, ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं, प्रबल जिज्ञासा इसमें राइट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जब जिज्ञासा रहेगी तो ही छात्र पूछेगा, और जिज्ञासा किसके मन में उत्पन्न होगी, जो सृजनशील होगा। अच्छा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 पे बात करते हैं, बुनियादी शिक्षा का विचार दिया है किसने, महात्मा गांधी ने, सबको पता है दोस्तों, आपको भी पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आज के वर्तमान मानव की आवश्यकता, आज के वर्तमान मानव की आवश्यकता उत्तम और शानदार चरित्र से है, ये कथन दिया है। तो दोस्तों ये कथन दिया है हार्वर्ड स्पेंसर ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सृजनात्मक परीक्षण में किन
किन भारतीयों का परीक्षण प्रसिद्ध है? बाकर आर्मी, वाक्य पूर्ति, चित्र पूर्ति। तो दोस्तों बाकर मेहंदी याद है। सीखने के लिए विषय का स्वरूप होना चाहिए, सरल होना चाहिए, कठिन होना चाहिए, सरल से कठिन, कठिन से सरल, सरल से कठिन होना चाहिए। पहले सरल विषय वस्तु पढ़ाई जाएगी, फिर कठिन विषय वस्तु पढ़ाई जाएगी। सीखना है, परिवर्तन है, बिल्कुल है, विकास भी है, अनुकूलन भी है, यानी कि सभी। ठीक है, सीखेगा तो बच्चे के जीवन में परिवर्तन भी आएगा, सीखेगा तो विकास भी करेगा, और कहीं ना कहीं जो सीखा हुआ ज्ञान है उसके माध्यम से वो अनुकूलन भी करेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है, अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है। तो दोस्तों देखिए, अधिगम का मुख्य चालक क्या कहलाता है, बात करते हैं। अभिप्रेरणा, शिक्षण विधि, पाठ्य पुस्तकें, सहपाठी। तो शिक्षक अधिगम का मुख्य चालक अभिप्रेरणा होती है दोस्तों, बिना अभिप्रेरणा के अधिगम नहीं किया जा सकता। कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, बिल्कुल है। शिक्षण औपचारिक है, अनौपचारिक है, बिल्कुल है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी, बिल्कुल है। शिक्षण अनुदेशन है, ये गलत है। क्यों गलत है? अनुदेशन का मतलब क्या होता है? केवल आदेश देना, हाँ, सलाह मशवरा देना, ये थोड़ी होता है। शिक्षक ये काम थोड़ी करता है, शिक्षक पढ़ाता भी है, सुधार भी करता है ना। तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। द मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है अनुशासन बनाए रखना, नहीं, अनुशासन तो वैसे बनाए रखना पड़ता है। केवल परीक्षा करवाना, नहीं नहीं। केवल प्रश्न पत्र बनवाना, नहीं नहीं। अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना या सुधार लाना, इसी के लिए मूल्यांकन करवाया जाता है कि मैंने जो पढ़ाया है वो बच्चा कितना सीखा है और उसमें कितनी कमी है, ताकि उसमें क्या किया जा सके, सुधार किया जा सके। शिक्षक की भूमिका होती है, दार्शनिक की होती है, बिल्कुल, मित्र भी होता है। और जैसे कि अपनी नई शिक्षा नीति कहती है कि जो वरिष्ठतम छात्र हो उनके साथ शिक्षक को क्या करना चाहिए, मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। तो दार्शनिक की भूमिका भी निभाएगा, मित्र की भूमिका भी निभाएगा, निर्देशक की भूमिका भी निभाएगा। सभी अपना इसमें ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, सभी अपना इसमें ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सभी इसमें ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण की प्रकृति है, यानी कि शिक्षण किस प्रकार का होता है। शिक्षण की प्रकृति अपने को देखनी है। शिक्षण किस प्रकार का होता है, देखिए, हाँ, बात करते हैं। देखिए, बात करते हैं शिक्षक की भूमिका होती है, ये हो गया था। शिक्षण की प्रकृति वाला क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे। देखो, शिक्षण की प्रकृति, शिक्षण की प्रकृति है। तो दोस्तों आंसर पे चलते हैं। शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया है, बिल्कुल है दोस्तों। शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है, ये भी बिल्कुल है। और शिक्षण एक अंतःक्रिया है, ये भी है। और उपयुक्त सभी, यानी कि इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इधर देखिए। अच्छा, और यहीं पर हमारी दोस्तों क्या होती है, क्लास समाप्त होती है। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।